आज जो हमारे गेस्ट है अभी पीछे यहाँ पर बैक स्टेज पर, उनकी अपनी एक कंपनी है जिसका कि नाम आई एम 100% श्योर आप सबने सुना होगा। उनकी कंपनी का नाम है मोबीक्विक। कितनों ने सुना है? हाथ ऊपर करिए। प्लीज गिव एन एनर्जेटिक एंड वार्म वेलकम टू द फाउंडर ऑफ मोबीक्विक, मिस्टर विपिन। बैठिए। आपकी कंपनी के बारे में मैंने थोड़ा सा स्टडी किया तो मैंने देखा कि आपने 2009 में शुरू करा था। करेक्ट। और उस टाइम पे तो बहुत ही कम ऐसी कंपनीज थी, या मेरे को नहीं लगता कि उस टाइम की बात है, उस समय कोई एप्स नहीं होती थी, एप्स भी नहीं थी, उस राइट? समय स्मार्टफोन्स भी नहीं थे इंडिया में। अच्छा, तो आपने वेबसाइट से शुरू किया था? हमने वेबसाइट से शुरू किया था मोबीक्विक। मेरा आइडिया था कि इंडिया में इतने लोग हैं, हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है और इंटरनेट तो आएगा ही और लोग डिजिटल पेमेंट्स करेंगे ही करेंगे। तो इस हिसाब से मैंने फिर मोबीक्विक के बारे में सोचा। जब मैं काम कर रहा था, इनफैक्ट उसी समय मैंने आइडिया के बारे में सोचा, बट मेरे पास थोड़े पैसे थे, ज़्यादा पैसे नहीं थे। बट फिर मैंने सोचा कि एक ही लाइफ है तो कुछ थोड़े तो की क्या डेफिनेशन है? मतलब कितने पैसे थे जिससे आपने शुरू जितनी किया? मेरे प्रोविडेंट फंड इनके थोड़े भी आपके लिए बहुत ज्यादा होंगे, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। नहीं, सो आई थिंक कुछ 1-2 लाख होंगे। क्या बात कर रहे हो? हाँ। मतलब आपने IIT से कहीं पे जॉब करी? हाँ, मैंने जॉब और की, 7 मेरे साल पास तक करी, तो बहुत पैसा होगा आपके पास। मतलब बहुत सेविंग नहीं थी, मतलब हाँ। 2-3 लाख की सेविंग थी टोटल। मेरा घर भी था, मैं अपनी फैमिली का एल्डेस्ट हूँ, सो और मेरा बैकग्राउंड जो है उससे पहले वो हमारा काफ़ी टफ था। जब हम दिल्ली मूव हुए थे तो हम एक रूम के घर में रहते थे, मैं और हमारी फैमिली के 5 लोग। तो वहाँ से फिर IIT गया, क्योंकि ऐसा था कि पढ़ाई करोगे तो कुछ बन जाओगे। ये माँ बाप ने बोला था कि पढ़ोगे तो आगे फैमिली भी आगे बढ़ेगी, तुम भी आगे बढ़ोगे। तो वो फिर काफ़ी स्ट्रगल किया, कुछ साल काम किया, कुछ सेविंग्स किए, कुछ लाख सेविंग किए, बट इतनी सेविंग नहीं थी कि बिजनेस स्टार्ट कर सकूं। और आपका बिजनेस का बैकग्राउंड भी नहीं था? मेरा बिजनेस का बिल्कुल बैकग्राउंड नहीं था। मतलब आपके पेरेंट्स वगैरह और बिजनेस मेरे नहीं करते थे? अगर आप मेरे दोस्तों से पूछोगे, IIT के दोस्तों से पूछोगे या किसी से भी पूछोगे, तो वो बोलेंगे ये लड़का ये बिजनेस कैसे कर सकता है इसको। मतलब मेरी जो पर्सनैलिटी थी, मतलब आई हैव ऑलवेज बीन अ इंट्रोवर्ट। मैं हमेशा से इंट्रोवर्ट था, मुझे लोगों से बातें, मैं सिर्फ पढ़ाई करता था। तो इसलिए IIT गया। IIT में भी मैं अबव एवरेज था, बट मेरा कोई बहुत ज़्यादा सोशल सर्कल नहीं था, ना ही मैं कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में कोई बहुत स्ट्रांग नहीं था। अब ये आई थिंक आई एम एन एक्सीडेंटल एंटरप्रेन्योर। मैंने ये ज़्यादा नहीं सोचा कि इसमें बहुत ज़्यादा पैसे कैसे बनेंगे या क्या रेवेन्यू स्ट्रीम होगा, बट एक चीज़ क्लियर थी कि ये मार्केट बहुत बड़ी होने वाली है। तो उसी समय उस हिसाब से फिर मैंने सोचा कि यार एक वेबसाइट बनाते हैं, उस वेबसाइट में हम पेमेंट्स को आसान कर देंगे। एक वॉलेट बनाएंगे, वॉलेट में आप पैसे डालो, उन पैसों से आप अपना भी रिचार्ज करो, अपनी फैमिली का भी करो, ताकि आपको घर बैठे आपको वो सर्विस मिल जाए। अच्छा, तो ये आइडिया शुरू हुआ था मोबाइल रिचार्ज से स्टार्ट हुआ था, बट हमने वॉलेट उसमें डाला था। हाँ। बट स्टार्ट वहां से हुआ था। और वॉलेट भी उस टाइम पे आई एम नॉट श्योर कितने होंगे इंडिया में, बहुत ही कम होंगे। वॉलेट, आपको मार्केट में टाइम करना बड़ा जरूरी है। तो मुझे लगता है कि हम मार्केट में अर्ली थे काफी, बिकॉज 2012-13 में यू वर अहेड ऑफ टाइम। सो वी वर अहेड ऑफ टाइम। तो इसलिए कुछ टाइम इनफैक्ट हमें स्ट्रगल भी करना पड़ा। इनफैक्ट पैसे तो थे नहीं, तो फंडिंग चाहिए थी। अब हमने घर से ही स्टार्ट किया था। इनफैक्ट मेरे पास कोई ऑफिस नहीं था, बिकॉज ऑफिस लेने के। और वेबसाइट कैसे बनाई आपने? खुद ही बनाई या किसी ने बनवाई? हमने खुद बनाई, कुछ फ्रेंड्स के थ्रू बनवाई। मैंने खुद कोडिंग की है। तो क्या इसमें कोई चैलेंज नहीं आया आपको बहुत बड़ा? क्योंकि जब मोबाइल का आपने रिचार्ज किया तो मोबाइल कंपनी से तो टाई अप करना पड़ेगा ना? मोबाइल कंपनी से टाई अप करने की बहुत कोशिश की, कुछ कंपनी से किया, कुछ कंपनी से नहीं किया, कुछ बाकी एग्रीगेटर्स के थ्रू किया कि कुछ लोगों के पास कनेक्शन थे तो वो थर्ड पार्टी से कनेक्ट करवाया, तो जाके खुद बिजनेस डेवलपमेंट किया। इनफैक्ट मैं करोल बाग में आता था, एक कंपनी के साथ टाई अप किया जिसके पास उन टेलीकॉम कंपनी तो आपने किसी मीडिएटर से टाई अप किया? पहले मैंने मीडिएटर से टाई अप किया, हाँ। बिकॉज अगर मैं एयरटेल या वोडाफोन के ऑफिस में जाता तो बोलते तुम कौन हो, राइट, वो बात ही नहीं करते। बट आई थिंक वो एक लर्निंग थी कि स्टार्ट करना बड़ा जरूरी है। एक बार अगर आपने स्टार्ट किया और मार्केट में अपॉर्चुनिटी है और मार्केट साइज बड़ी है, तो फिर कुछ बन सकता है। तो आपने वेबसाइट तो बना ली, यहां तक तो समझ आता है, बिकॉज यू आर फ्रॉम द टेक बैकग्राउंड, लेकिन उसको मार्केट कैसे किया? मैं टेक बैकग्राउंड से हूँ, मुझे मार्केटिंग का कुछ नहीं। मेरा ये आइडिया था कि मैं वेबसाइट बनाऊंगा तो कस्टमर आ जाएंगे अपने आप। और ऐसा होता नहीं है क्योंकि दुनिया में करोड़ों अरबों वेबसाइट्स हैं। तो SEO वाज आवर फर्स्ट वेपन। अच्छा। एंड इट वाज ऑब्वियसली वेरी चीप। SEO में एक बार बता देता हूं अगर किसी को नहीं पता है, तो SEO मीन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में हमने इन्वेस्ट किया कि हम उसमें रैंक करें, फर्स्ट पेज पे रैंक करें पहले, तो उसके बाद टॉप 5 में रैंक करें, टॉप 3 में रैंक करें। तो वो हमने एक्चुअली अचीव किया। और वहां से फिर हमारे दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। फिर वहां से यूजर आने शुरू हुए। आप समझ रहे हो ना बिजनेस में क्या चैलेंज था इनको सबसे बड़ा? क्योंकि अगर न्यूज़पेपर में आप एक भी ऐड देते हो तो लाखों रुपए की होती है,
जबकि इनका टोटल बजट ही बहुत ज़्यादा नहीं था। तो इन्होंने क्या किया, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, क्योंकि उसमें कॉस्ट नहीं लगती है, उसमें टाइम लगता है, उसमें टाइम लगता है, एफर्ट लगता है, और इंटेलिजेंस लगती है। हाँ, गूगल का एल्गोरिदम समझना पड़ता है, मतलब उसमें कीवर्ड्स यूज करने पड़ते हैं बहुत सारे, ताकि अब जैसे अगर एयरटेल का रिचार्ज किसी को ढूंढना है तो एयरटेल रिचार्ज डालेगा गूगल में, तो उस पर आपका रैंक आना चाहिए। अगर उसमें रैंक आएगा और उसमें फिर ट्रैफिक अच्छा है तो फिर आपके पास ऑटोमेटिकली लोग आएंगे। अब यहाँ पर सर पॉइंट आता है कि आपने 1-2 साल इस तरीके से चलाया, तो फंडिंग किस पॉइंट पे जाकर के आपने रेस करी? फंडिंग हमने एक्चुअली, हमारा पहले ऑफिस दिल्ली में था, हम द्वारका में रहते थे, तो वहाँ पे हमने एक्चुअली अपार्टमेंट डीडीए फ्लैट के अंदर पहला ऑफिस सेटअप किया था। और वहाँ पे इनफैक्ट हमारे 2 ऑफिसेस थे, तो हमने मतलब साइड बाय साइड 2 घर थे, तो हमने उनको बोला टावर ए टावर बी। फिर बोला अब ये बहुत हो गए, यहाँ पे भर गया पूरा, क्योंकि 25-30 लोग हो गए थे। हमने गुड़गांव जाते हैं, तो हम गुड़गांव गए, फिर वहाँ पे हमारा बिजनेस एकदम और स्केल करने लग गया। मैं 2012-13 की बात कर रहा हूँ। और फिर हमारे पहले इन्वेस्टर जो हैं उनसे हमारी काफ़ी बातचीत चल रही थी, तो वो हमारे पास आए, तो सिकोया कैपिटल ने हमें फंडिंग दी, फर्स्ट राउंड ऑफ फंडिंग 2013 में। 2013 में। एंड दैट वाज हाउ मच ऑफ फंडिंग एट व्हाट वैल्यूएशन? उस समय हमने फंडिंग रेस की थी अराउंड 15 करोड़। उसके आई मीन $2.5 मिलियन था, बट उसकी वैल्यू उस समय 15 करोड़ थी। राइट। एंड आई थिंक वैल्यूएशन वाज अराउंड 100 करोड़। 2015 में हमने सीरीज बी इमीडिएटली रेस किया हमने, उसमें अब 100 करोड़ से ऊपर उठाए। उस समय हमारी वैल्यूएशन 100 मिलियन के ऊपर हो गई। मैं 2015 की बात कर रहा हूँ। एंड हमने अच्छे से स्केल करना शुरू किया, टीवी पे एड्स भी करनी शुरू की, बहुत सारी की, काफ़ी गलतियाँ की, बहुत सारी गलतियाँ भी की, और उन गलतियों से सीखा भी अब जाके। बट ऑब्वियसली पेमेंट्स का जो बिजनेस है हमारा बढ़ता जा रहा था, बट हमें क्लियर था कि सिर्फ पेमेंट्स में एनफ पैसा नहीं बनेगा। जो डिजिटल पेमेंट्स हैं, नॉट जस्ट कंपटीशन बट ऑल्सो कि पेमेंट्स की जो मार्जिन है वो काफ़ी थिन है। तो जो मेरा इनिशियल आइडिया था कि बहुत सारे लोग यूज़ करेंगे तो अपने आप उसमें प्रॉफिटेबल होगा, वो हो सकता है, बट ब्रेक इवन हो सकता है, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा मार्जिन अवेलेबल नहीं है। एंड सो उस समय फिर हमने पिवट थोड़ा सा करना शुरू किया। हमने कहा कि सिर्फ पेमेंट से नहीं होगा। अब पेमेंट से हमारे पास क्या आ रहा है, कस्टमर आ रहे हैं, और कस्टमर की अंडरस्टैंडिंग आ रही है कि कस्टमर किस तरह का है, क्या स्पेंड करता है, कैसे करता है। तो फिर हमने और मार्केट को स्टडी किया और हमने समझने की कोशिश की कि मार्केट में ज़रूरत क्या है, किस चीज़ की ज़रूरत है। तो उससे हमें फिगर आउट हुआ कि मार्केट में ज़रूरत है क्रेडिट की, डिजिटल क्रेडिट की या लोन्स की, बिकॉज इंडिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट अंडर पेनिट्रेटेड मार्केट्स क्रेडिट का। इंडिया में इतने सालों के बाद भी अभी 2 करोड़ या 3 करोड़ लोगों के पास ही क्रेडिट कार्ड है। अब आप बैंक के पास जाते हो लोन लेने, स्पेशली अगर आप मिडिल इनकम या लोअर मिडिल इनकम स्टेटा में हो, तो आपको इतनी इजीली लोन मिलता भी नहीं है। अनसिक्योर्ड तो बिल्कुल भी नहीं मिलता। आपको 2 व्हीलर मिल जाएगा, कुछ और मिल जाएगा, बट इजीली आपको पैसे मिलेंगे नहीं। और इंडिया में ऐसे बहुत सारे सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं जिनको पैसे की ज़रूरत है, बहुत सारे लोगों को कैश रिक्वायरमेंट होती है, क्रेडिट कार्ड नहीं है। तो फिर हमने क्रेडिट का बिजनेस शुरू किया। हमने बोला कि इस पेमेंट्स बिजनेस के साथ हम क्रेडिट बिजनेस जोड़ेंगे, तो उसमें ऑल टुगेदर एक नया बिजनेस वर्टिकल हमने खड़ा किया, जो कि आज हमारा एक्चुअली सबसे नंबर 1 वर्टिकल है। वो पेमेंट से भी बड़ा वर्टिकल हो चुका है। ये आपने कब किया शुरू? ये हमने शुरू किया अराउंड 2018 में। 2018 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पिवट है। देखो, पिवट भी एक वर्ड है, उसको आप जा करके सर्च कर सकते हैं गूगल में और समझ सकते हैं क्या होता है पिवट का मतलब क्या है कि बिजनेस हम कर रहे हैं मान लो पिछले कुछ सालों से, फिर एक ऐसा पॉइंट आ गया जहां पे जा करके हमको लग रहा है कि या तो यहां से आगे बिजनेस नहीं बढ़ रहा है या नीचे गिर रहा है, तो हमको कुछ और करना होता है जहां से कि रेवेन्यू में वापस से ग्रोथ आए। तो अभी जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मैं ये समझ पा रहा हूं कि इन्होंने शुरू किया रिचार्ज के बिजनेस से, विच वाज अ ग्रेट आइडिया एट दैट टाइम, लेकिन 2018 तक पहुंचते पहुंचते एक तो इसमें कंपटीशन बहुत बढ़ गया, दूसरा जो टेलीकॉम प्लेयर्स हैं वो खुद रिचार्ज देने लग गए अपने प्लेटफॉर्म से, और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए और बहुत सारे एवेन्यूज आ गए जहां से कि एक इंसान रिचार्ज कर सकता है। तो जिस वजह से उस बिजनेस में ग्रोथ नहीं आ रही थी। सो सिर्फ रिचार्ज नहीं था, ऑब्वियसली उसमें सारे पेमेंट्स के थे। उसमें पेमेंट, ऑनलाइन पेमेंट ऑप्शंस, ऑफलाइन QR कोड, सारे पेमेंट ऑप्शंस हमने बनाए थे। तो हमने पेमेंट्स का बहुत बड़ा बिजनेस बनाया था, काफी बड़ा बिजनेस था। उसमें ऑलरेडी हमारा 100 करोड़ से ऊपर हमारा टॉप लाइन जो कि रेवेन्यू कहते हैं वो बन गया था, कि मतलब जैसे जोमेटो जैसी ऐप में जाके आप मूवी क्विक से पे कर सकते हो, मेक माई ट्रिप में जाके पे कर सकते हो, किसी दुकान पे जाके QR कोड से पे कर सकते हो। तो ये सारा हमने इन्वेस्टमेंट किया, तो बड़ा पेमेंट्स का बिजनेस बटा, बट पेमेंट्स में मार्जिन बहुत कम है। पेमेंट्स में यूजुअली जो मार्जिन होता है, जहां तक मैं समझता हूं, इट्स अराउंड 1 to 2%। कुल मिला के उसमें एक्चुअली 1 to 2% का आपको 10 या 20% ही बचता है। 1 to 2% का भी 10-20% बचता है। 10-20% इन अदर वर्ड्स कि अगर 100 करोड़ की आपने सेल करी तो उसमें से पहले आपको बचा 1 या 2%, उसका भी सारे खर्चे निकालने के बाद में, बीच में बहुत सारी कॉस्ट है, उसका भी आपको बचा 10-20 लाख रुपए।
करेक्ट। तब इन्होंने पिवट किया, इन्होंने कहा कि किसी हाई मार्जिन बिजनेस में जाते हैं विच इज कंज्यूमर लोन्स, दैट टू अनसिक्योर्ड, राइट? टू अनसिक्योर्ड, फुल्ली अनसिक्योर्ड। इज इट नॉट कवर्ड अंडर द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ एनबीएफसी या बैंक, या आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? मतलब ये मैं समझना चाहूंगा। तो हम एक प्लेटफॉर्म है, हाँ, हम क्या करते हैं, हम दूसरी एनबीएफसीज और इनफैक्ट बैंक्स के साथ भी हाँ, जुड़ के काम करते हैं। हाँ, तो जो लोन देता है, जो पैसे आते हैं, वो हमारे नहीं है, ओह गॉट इट, वो आते हैं किसी हमारे पार्टनर से। हमारे 2-3-4 बड़े बड़े पार्टनर हैं, तो उनके साथ हमारा टाई अप है। तो पैसा वहां से आता है, कस्टमर बेस आपका हो गया। कस्टमर बेस हमारा है, कस्टमर हमारी ऐप पे है, कस्टमर उस लोन को हमारी ऐप में एक्सेस करता है और यूज करता है। फिर जब वो रीपे करता है तो वापस वो उसी लेंडर के पास जाता है, जो भी एनबीएफसी है और बैंक है। और आपको उसमें रेवेन्यू शेयरिंग अरेंजमेंट हमारा बीच में फीस है, हम मर्चेंट से पैसा कमाते हैं, काफी सारे अलग अलग कमर्शियल एंगल हैं। पहले ये जिस बिजनेस मॉडल में थे 2018 तक, 2009 से 2018 तक, इनको एक मिला फर्स्ट मूवर एडवांटेज एंड दे वर अहेड ऑफ टाइम। लेकिन उस पॉइंट में क्या हुआ कि बाद में जाकर के बहुत सारे प्लेयर्स आ गए, लेट्स नॉट टेक देयर नेम्स, बट बहुत सारे ऐसे वॉलेट्स आ गए, बहुत सारे पेमेंट ऑप्शंस आ गए, तो उसकी वजह से कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया मार्केट में, और मार्जिन इतना नहीं है। लेकिन इनके पास में कस्टमर बेस बहुत बड़ा था, करोड़ों में होगा आई थिंक, करोड़ 2018 में। आज की डेट में हमारे पास 13 करोड़ कस्टमर है। 13 करोड़ कस्टमर्स, विच इज बिग। तो 13 करोड़ कस्टमर्स आज की डेट में इनके पास में है। बट अगर 13 करोड़ कस्टमर्स को ये पेमेंट मॉडल के लिए यूज करते हैं तो उसमें इतना मार्जिन नहीं है। लेकिन अगर उनको आप अपने वॉलेट में लोन देते हैं, एक काइंड ऑफ पर्सनल लोन हो गया जो किसी एनबीएफसी से या बैंक से टाइप करके हो गया, तो अगर उसमें वो एनबीएफसी चार्ज करती है एक्स अमाउंट, मान लो उस लोन के ऊपर साल का अगर आप लेट पे करते हो तो 18% लगता है, तो 18% में से एक एक्स अमाउंट इनको मिलेगा, प्लस जब आप लेट पे करोगे तो उसकी थोड़ी सी फीस होगी जो इनको मिलेगी। तो वो सारे जो एंगल्स हैं उन सब में हमारा कुछ कुछ हिस्सा है। हाँ, जो भी कस्टमर पे करेगा कुछ हिस्सा हमारा है और बाकी हिस्सा हमारे पार्टनर का है। तो आप पूछोगे कि वो पार्टनर हमारे साथ क्यों बिजनेस करना चाहता है, बिकॉज मोस्टली जो बहुत सारे बैंक्स और एनबीएफसी उनके पास इतने कस्टमर ही नहीं है। राइट, उनको तो फ्री में डेटा मिल गया ना। इसको ऐसे समझो कि मतलब एक एनबीएफसी है, एक बैंक है, अगर उनको नया कस्टमर चाहिए और वो भी विद डेटा, जिसके बेस पे इनको पता है कि वो जो कस्टमर है उसकी पेइंग कैपेसिटी कैसी है बेस्ड अपॉन हिज स्पेंडिंग कैपेसिटी, तो उससे इनके पास में डेटा है। तो एनबीएफसी को और बैंक को क्या बेनिफिट हुआ, बिना एडवर्टाइजिंग करे, बिना मार्केटिंग करे, फ्री में उनको एक कस्टमर मिल गया बिना किसी कॉस्ट के, और प्रॉफिटेबल बिजनेस बना उनका। नाउ व्हाट आई वांट टू अंडरस्टैंड इज कि 2018 में आपने पिवट किया था, यानी 2018 में आपने ये बिजनेस मॉडल में अपने चेंज लेकर के आए। तो 2018 में आपकी रेवेन्यूज कितनी थी और आज की डेट में कितनी है आपकी जो रेवेन्यूज है? 2018 में हमारा रेवेन्यू था अराउंड 80 करोड़। 80 करोड़ हो गया इनका ग्रॉस मार्जिन, जिसमें से और एक्सपेंसेस निकलेंगे करेंगे। बट टिल दैट टाइम यू वर लॉस मेकिंग? वी वर लॉस मेकिंग। उस साल हमारा लॉस था कुछ आई थिंक 128 करोड़। 128 करोड़ का लॉस था। और अब करंट पोजीशन क्या है, 80 करोड़ से कहां पहुंच गए और लॉस है या प्रॉफिट है? लास्ट ईयर हमने 550 करोड़ का रेवेन्यू किया है। 5 साल में आप 80 करोड़ से 550 करोड़ पे गए हैं। That is a big achievement. And is it profitable now or is it still under losses? 100% profitable, but last year हमने 2 क्वार्टर फुल प्रॉफिटेबल किए थे एंड दैट इज द करंट स्टेट। मतलब तो हम बेसिकली बहुत करीब हैं ब्रेक इवन के, ब्रेक इवन पे हैं हम, बट अभी हम बहुत सारा प्रॉफिट या कैश फ्लो नहीं जनरेट कर रहे हैं, बट वी आर ब्रेक इवन, वी आर नॉट लूजिंग मनी। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि आपने बताया कि मोबीक्विक में आप पे लेटर और लोन ऑप्शन देते हैं, तो उसमें कुछ परसेंटेज ऑफ लोग ऐसे भी होते होंगे जो पे ही ना करें, पे ही नहीं करते होंगे, तो उनका आप क्या करते हैं? तो उनके लिए प्रोसेस होता है हमारा, एक उनको हम रिमाइंडर्स भेजते हैं, नोटिफिकेशंस करते हैं, फिर हमारे पास कॉल सेंटर है, उनसे कॉलिंग कराते हैं, उनको बोलते हैं सर प्लीज पे करिए। इनके पूछने का मतलब है, मतलब गुंडे बदमाश घर जाते हैं, नहीं जाते हैं? नहीं, मतलब ये शायद इसलिए पूछ रहे हैं कि ये आपकी ये आपकी ऐप डाउनलोड करके सोच रहे हैं कि ये पे नहीं करेंगे 60,000 रुपए, तो इनके साथ क्या होगा ये जानना चाह रहे हैं। देखिए ऐसा है कि बिल्कुल बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है। 10 साल 15 साल पहले इंडिया में जो होता था अब वो नहीं होता है। जो हमारे रेगुलेटर भी हैं, जो आरबीआई भी हैं, ये बहुत स्ट्रिक्ट हैं कलेक्शंस को लेके। आप कैसे कलेक्ट कर सकते हो, क्या कर सकते हो, क्या प्रोसेस, उसका पूरा फ्रेमवर्क, स्कोप वगैरह किस तरीके से कर सकते हो। मतलब आपको ज्यादा से ज्यादा कॉल आएगी, बट इससे ज्यादा नहीं। मैं ना आपके क्वेश्चन को ज्यादा अच्छे से समझ गया हूं, तो मैं ज्यादा अच्छे से आपको जवाब देता हूं क्या होगा। देखो, जब आप 60,000 रुपए इनसे लोगे और वापस नहीं करोगे तो इनका छोटा सा नुकसान होगा, क्योंकि ये उसकी कैलकुलेशन पहले से करके चल रहे हैं कि 2% कस्टमर ऐसे होंगे जो पैसे वापस नहीं करेंगे।
लेकिन आपका बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि आपकी जो क्रेडिट रेटिंग है करेक्ट, वो खराब हो जाएगी। फिर कल को फ्यूचर में आप कहीं भी जाओगे लोन लेने के लिए, चाहे गाड़ी के लिए, चाहे घर के लिए, चाहे बाइक के लिए, या किसी भी चीज के लिए, तो आपको कोई भी लोन नहीं मतलब देगा। सिविल स्कोर खराब हो जाएगा। आपका स्कोर खराब हो जाएगा। एंड वही हम लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं कि आप अपना पैसा वापस करिए इतने छोटे अमाउंट के लिए। आप अपना फ्यूचर, क्योंकि उसमें फिर ऐसा होता है कि 18 महीने, 24 महीने, 3 साल तक आपको कोई भी लोन नहीं देगा। हाँ, मतलब पूरी सिर्फ जिंदगी हमने- भर के लिए आपके ऊपर एक ब्लैक मार्क आ गया हमेशा के लिए, क्योंकि अब तो सबको डिजिटल है, तो वो आपके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि छोटा डिफॉल्ट करके हो सकता है बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस कर जाओ। कभी आपको फ्यूचर में 10 लाख की जरूरत होगी, तो वो कब मिलेगा? जब आप 50-50 हजार के छोटे छोटे लोन्स पे करोगे। अल्टीमेटली इसमें लोन पे करने में आपका फायदा है, मतलब इस तरीके से हमको समझना होगा। तो लोन पे करना होगा, मतलब मर्जी आपकी। सर ये पूछ रहे हैं कि लोन पे करना होगा या नहीं, मतलब आप क्या सजेस्ट करते हैं? हाँ, आपको करना चाहिए, बट इससे ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा। थैंक यू सर। मतलब कोई आपके घर तो नहीं आएगा, लेकिन फ्यूचर में आपके लिए लोन मिलने की जो पॉसिबिलिटी है वो क्लोज हो जाएगी। तो वो आपको डिसीजन लेना है कि एक शॉर्ट टर्म गेन के लिए क्या लॉन्ग टर्म में अपनी पूरी लाइफ को खराब करना है, इन द सेंस कि अपनी क्रेडिट रेटिंग को खराब करना है, या फिर शॉर्ट टर्म के बारे में नहीं सोचना है, लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना है। तो वो आपके ऊपर है कि आपकी विजन शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है। हर तरह के लोग होते हैं, जैसे इनकी कैलकुलेशन के हिसाब से लगाया जाए तो 2-3% लोग ऐसे रहेंगे हमेशा जो लेंगे लोन और वापस नहीं करेंगे, बट वो इन्होंने ऑलरेडी फैक्टर इन किया हुआ है। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि आपने बोला, मतलब स्टार्टिंग में जो आपने डेटा कलेक्ट किया वो उस बेसिस पे होगा कि यूजर्स कितना मतलब एक्टिव है आपकी उस पे, कैसे आप मतलब एनालाइज करते हैं कि कितना Right. पर्टिकुलर अमाउंट दिया जाएगा हर बंदे को? बहुत अच्छा question, क्वेश्चन है, बहुत हाँ। अच्छा सवाल है। देखिए, मैंने जो आपको बताया था वो बहुत ही एक सिंपल एक्सप्लेनेशन था। एक्चुअली इसके पीछे ये एक चीज़ है जो स्टैटिक नहीं है, ये इवॉल्व हो रही है। और बिकॉज हमारी भी अंडरस्टैंडिंग इवॉल्व हो रही है, तो हमें आपके बारे में पता है कि आपने कौन सा फ़ोन यूज़ किया, उस फ़ोन का प्राइस क्या है, आप किस लोकेशन में ये यूज़ कर रहे हो, आप कितना फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हो, क्या तरह की ट्रांजेक्शन्स करते हो, कितना पैसा स्पेंड करते हो, क्या आपके पास क्रेडिट कार्ड है या नहीं है, अगर आपके पास बैंक अकाउंट है तो कौन सा बैंक अकाउंट है। ठीक है, अभी हम आपसे बैंक स्टेटमेंट नहीं लेते हैं, बट फ्यूचर में हम बैंक स्टेटमेंट भी शायद मांगेंगे, जब डिजिटली आप अकाउंट एग्रीगेटर के थ्रू, एक OTP के थ्रू आप अपनी बैंक स्टेटमेंट भी प्रोवाइड कर सकते हो। प्लस हम सिबिल स्कोर भी चेक करते हैं। बट इंडिया में प्रॉब्लम है कि बहुत सारे लोगों के पास सिबिल स्कोर होता ही नहीं है। होगा ही नहीं, राइट। उसके अंदर स्कोर ही नहीं है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जहाँ पे हमारा डेटा बहुत कामयाब है। तो हमारा डेटा उसमें हेल्प करता है समझने के लिए कि आप अच्छे कस्टमर हो या नहीं। फिर उसके पीछे हमारे डेटा साइंटिस्ट लगे हैं जो कि उसको मॉडल करते हैं। मॉडल करने का मतलब दे राइट एल्गोरिदम्स एंड मशीन लर्निंग जिसको बोलते हैं, वो मशीन लर्निंग को यूज़ करके वो निकालते हैं कि इनमें से बेस्ट 10% कौन से हैं, उसके अगले 10% कौन से हैं, सो ऑन। पूरे कस्टमर्स को डिवाइड करते हैं एंड फिर उसके बेसिस पे हम सेलेक्ट करते हैं किसको हमें देना है, किसको नहीं देना है, और किसको कितना देना है। और मतलब किसको कहने का कितना ये देना है कि एक तो इनके पास में पहले से डेटा है। मानो आपने अपना नाम इनके सिस्टम में एंटर किया, तो ये कह रहे हैं 5 मिनट में लोन बता देंगे आपको कि कितना मिलेगा कितना नहीं। वो कैसे होगा? क्योंकि इन्होंने पहले ही अपने उस 12 करोड़ कस्टमर्स को सेग्रीगेट किया हुआ है। वो किसने किया हुआ है? किसी इंसान ने बैठ करके नहीं किया हुआ है, मशीन ने किया हुआ है। उसको मशीन लर्निंग बोलते हैं। उन्होंने इन 12 करोड़ कस्टमर्स को, 13 करोड़ कस्टमर्स को डिवाइड कर दिया है कैटेगरीज में कि ये टॉप 10% में है, ये टॉप 20% में है, टॉप 30% में। मतलब इनको इतना दिया जा सकता है, इतना रिस्क लिया जा सकता है, इनके ऊपर इतना, इस पे इतना, इसको बिल्कुल टच नहीं करेंगे। तो जैसे ही आप अप्लाई करोगे तो बेस्ड अपॉन दैट 99% काम तो मशीन कर देगी, बाकी का जो 1% काम है वो फिर मैनुअली करना वो पड़ेगा। मैनुअली करना। सर आपने कॉन्सेप्ट बताया बाय नाउ एंड देन पे लेटर, उसमें आपने बताया कि 15 या 30 डेज के लिए आप ले सकते हो, देन आपको उस पर कोई इंटरेस्ट interest नहीं नहीं, देना। zero तो interest। इसमें आपको क्या बेनिफिट है? मतलब तो इसमें हमारा बेनिफिट ये है कि हम जब वो पैसा स्पेंड करते हैं तो वो पेमेंट्स का जो रेवेन्यू है जो हम 1 से 2% कमाते हैं, वो तो कमाते ही कमाते हैं, राइट। और अगर आप जितना रेगुलरली यूज़ करोगे तो वो एक्चुअली हमारे कॉस्ट ऑफ कैपिटल से फिर भी ज़्यादा पड़ता है। बिकॉज आप देखिए, अगर आप महीने में अगर 2 बार यूज़ करेंगे तो मैं अगर 1.5% भी मानूँ तो मैंने आपसे 3% कमा लिए, आपसे नहीं बट मर्चेंट से। बिकॉज आपने यूज़ किया, मान लीजिए जोमेटो पे या स्विगी पे खाना ऑर्डर किया, वो मुझे 1.5% या 2% देते हैं। आपने 2 बार यूज़ किया तो मैंने 3% कमा लिया। मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12% है, विच मीन्स 1% पर मंथ, बट मेरी इनकम है 3% पर मंथ। तो आपने मुझे कोई फीस नहीं दी बट फिर भी मैं प्रॉफिटेबल हूँ। इन्होंने जो बोला है, आई एम नॉट श्योर आप में से कितनों को समझ आया होगा, कितनों को नहीं आया होगा। मैं एक बार थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ सिंपल भाषा में। आपको क्वेश्चन बहुत अच्छा था कि आपको क्या बेनिफिट होता है। इनको ये बेनिफिट होता है कि जब भी आप मोबीक्विक के थ्रू या और किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू पेमेंट करते हो, कुछ चीज परचेज करते हो, चाहे फिर आप फूड ऑर्डर कर रहे हो, चाहे आप टेलीविजन परचेज कर रहे हो, मोबाइल परचेज कर रहे हो, तो जो वेंडर है
वहां से भी तो इनका टाई अप होता है, करेक्ट। वो भी तो इनको देगा 1%, 2%, 5%, 10%, डिपेंडिंग अपॉन क्या इनका टाई अप है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैं एक कंपनी हूं जो कि अपने मोबाइल फोन इंडिया में लॉन्च करना चाहता हूं बहुत बड़े लेवल पे। अब मेरे को इनका प्लेटफॉर्म मिल गया, इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म मेरे लिए क्या होगा? अब इनके प्लेटफॉर्म पे जैसे ही लोग ऐप खोलेंगे, उनको ऐड दिखेगी कि ये आप मोबाइल परचेस करो, बाय नाउ पे लेटर है। मिलेगा तभी जब वो अप्रूवल रेशो में होगा, यानी कि जो सिस्टम है, मशीन लर्निंग है, उसके अकॉर्डिंग आप वर्दी होगे क्रेडिट देने के, Correct. तब आप एलिजिबल हो जाओगे, या ये कह लो उन्हीं को वो ऐड दिखेगी। Correct. इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं कि अगर मोबाइल 20,000 का है तो उन्हीं को दिखेगी जहां पे 20,000 देने में कंफर्टेबल है। ये क्या कह रहे हैं, आप मोबाइल ले लो और 1 साल में पे करते रहना। अब आप कहोगे यार 1 साल में, और ये भी हो सकता है बोलते 0% इंटरेस्ट है और 12 EMIs है, तो अब आप कहोगे इनको क्या बेनिफिट है? इनको ये बेनिफिट है कि मैं जो अपना मोबाइल बेच रहा हूं, यानी कि मैं वेंडर हो गया, मैं सेलर हो गया, मैं इनको पहले ही कहूंगा कि अगर मैं अपने और किसी नेटवर्क के थ्रू जाता हूं, किसी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू जाता हूं, वहां भी तो मुझे 20% देना पड़ेगा, 10% देना पड़ेगा, तो मैं 10% आपको दे देता हूं, मुझे क्या दिक्कत है? तो इनको 10% पहले ही मिल गया। हमारे बिजनेस में जो एक नेचुरल एडवांटेज है कि हमारे पास बहुत सारे कस्टमर्स हैं। जब हम किसी वेंडर के पास जाते हैं, वो सारे वेंडर हमारे से टाई अप करने के लिए रेडी होते हैं। राइट। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न यही है कि वो चाहते हैं कि हम कुछ उनके लिए कुछ मार्केटिंग करें, उनको कुछ प्रमोट करें, ताकि हमारे कुछ यूज़र उन पे जाके उनका प्रोडक्ट खरीदें। सबको क्लियर हो रहा है ना? जैसे आप ये मान लो कि आप एक पर्टिकुलर कोई प्रोडक्ट बनाते हो या कोई सर्विस देते हो, तो अब आपके पास में 2 ऑप्शंस है। एक है कि आप जा करके टीवी पे ऐड करो, न्यूज़पेपर में ऐड करो, ऑनलाइन ऐड करो, सब तरफ ऐड करो। ऐड में कितना पैसा लगता है? लाखों करोड़ों रुपए लग जाता है। अगर टीवी पे आप ऐड करते हो तो मानो 20 करोड़ लग गया, 30 करोड़, 50 करोड़ लग गया, उसके बाद भी रिटर्न की कोई गारंटी नहीं है कि 30 करोड़ खर्चने के बाद भी 3 करोड़ भी आएगा या नहीं आएगा, कोई गारंटी नहीं है। बट यहां पर 1 रुपए भी नहीं लगा, सीधा मैं गया, इनसे टाई अप किया, और इनको पहले से पता है कि कौन से कस्टमर किस लेवल के हैं। तो मेरा प्रोडक्ट अगर उस लेवल का है, मानो 50,000 रुपए का है, जो मैं मार्केट में 50,000 का बेच रहा हूं, तो मैं इनकी ऐप के थ्रू वही सेम प्रोडक्ट 40,000 का बेचूंगा। देखना, ध्यान से समझना। तो आपको क्या बेनिफिट हुआ? आपको एक 50,000 का प्रोडक्ट जो और जगह ऑनलाइन 50,000 का मिल रहा है, वो 40,000 का मिल गया। ये बेनिफिट हुआ आपको, प्लस मैंने 10,000 इनको भी दे दिया, तब भी मैं प्रॉफिट में हूं, क्योंकि मेरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 0 है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ अ कस्टमर इज वेरी वेरी हाई इन मोस्ट ऑफ द केसेस। अगर मैं टीवी पे ऐड करता हूं तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मेरे को उतने प्रोडक्ट बेचने के लिए, मानो 10,000 प्रोडक्ट बेचने के लिए मुझे 20 करोड़ लगाने पड़ते, वो मेरे को नहीं लगाने पड़े। तो इस प्लेटफॉर्म पे देखा जाए तो मेरा कुछ भी नहीं लगा और फिर भी मैं प्रॉफिट में चला गया। तो इनको भी प्रॉफिट हो गया, कस्टमर को भी प्रॉफिट हो गया, और वेंडर को भी प्रॉफिट हो गया। आपके शो में आके बहुत अच्छा लगा। मतलब मैंने आपके बारे में भी पढ़ा, आपने बहुत कमाल का काम किया है। सो अप्लॉज फॉर सर। थैंक यू सो मच। आई मीन, आप जो कर रहे हो, दिस इज रियल न्यू इंडिया, राइट? इन अ वे मॉडर्न इंडिया, और जो मतलब कुछ साल पहले तक भी नहीं होता था, मतलब 5 साल 10 साल पहले भी नहीं होता था। तो रियली वेरी गुड। सो आई एम वेरी एक्साइटेड, एंड ऑल्सो लाइव ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट करके बहुत मज़ा आया। दिस इज़ वेरी गुड। मैं बहुत ऑफन जाके पॉडकास्ट या इन सब में पार्टिसिपेट नहीं करता हूँ। मैंने देखा आपके बहुत ही कम इंटरव्यूज तो और मैं बहुत ज़्यादा वो कुछ available है। इंटरव्यूज नहीं देता हूँ, बट आपके शो में स्पेशली आया बिकॉज मैंने आपके बारे में पढ़ा और समझा कि आप किस तरह का कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, किस तरह के लोगों से आप मिल रहे हो। सो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। अरे सर, मोस्ट वेलकम। और सर, फ्यूचर में कभी हम आपको इनवाइट करें यहाँ पे अपनी ऑडियंस को कुछ सिखाने के लिए या कुछ, ताकि वो आपके एक्सपीरियंस से सीख सकें, तो वुड यू बी ओपन फॉर कमिंग अगेन? 100%। मेरा दिस इज वन ऑफ द रिग्रेट्स आई हैव कि मैं इसमें एनफ नहीं करता हूँ। तो आई हैव, मतलब मेरे पास हैं थॉट्स, काफ़ी सारी इंसाइट्स हैं, कुछ मैं लिंक्डइन या दूसरे चैनल्स में शेयर करता हूँ, बट दिस इज रियली अमेजिंग टू इंटरेक्ट विद लाइव ऑडियंस। इस जैसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है। ग्रेट सर, ग्रेट। थैंक यू सो मच सर यहाँ पर आने के लिए, और मेरा पर्सनली बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा आपके साथ, बहुत कुछ सीखने को मिला। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम।